किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर उसकी मतलब अगर वो रेस्ट में है और उसकी पोजीशन की वजह से उसके अंदर कोई एनर्जी भरी हुई है तो हम उसको पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। वो किस तरीके से, जैसे एरो और बो का एग्जांपल ले लीजिए कि हमने एरो को खींचा तो अब अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वो बड़ी तेज़ी से जाएगा। तो जब हमने एरो को खींचा है तो उसके अंदर एक एनर्जी भरी हुई है। अब वो है क्या, वो एरो रेस्ट में है। ठीक है, ऐसे ही कैटापल्ट का एग्जाम्पल, गुलेल का एग्जाम्पल कि हमने कोई पत्थर लगाया और उसको खींचा तो इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी भरी हुई है और वो वैसे रेस्ट में है। तो रेस्ट में जो एनर्जी होती है उसको हम बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। चलिए जी, एग्जांपल्स देखिए। एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। तो फर्स्ट है, अ बॉडी लाइंग ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग हैज सम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अलाउड टू फॉल इट कैन डू वर्क। एक बॉडी जो है उसको अगर किसी बिल्डिंग की छत पर रख दिया जाए तो उसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हल्का सा इशारा कर दें तो वो नीचे गिरेगी और जब नीचे गिरेगी तो वो बहुत ज़्यादा वर्क कर सकती है। बहुत ज़्यादा वर्क कैसे करेगी? वर्क का मतलब क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई ऊपर से नीचे गिरी तो कुछ ना कुछ जो हाइट होगी वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। और जो फोर्स है, फोर्स क्या है? उसका खुद का वेट है ना। जो वेट है, वेट की यूनिट भी तो न्यूटन ही होती है ना। तो उसका खुद का वेट जो है वो फोर्स है और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि इट कैन डू सम वर्क। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर टू ग्रेट हाइट्स इन डैम्स इज यूज टू रन टर्बाइंस फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हम ये जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी डैम्स होते हैं, बड़े बड़े डैम्स में क्या होता है कि पानी को रोक लिया जाता है और फिर जितनी जितनी फोर्स पर हमको वो चाहिए होता है। आवाज़ तो आ रही है किसका? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट वेट करो। पैर उठाओ, गिर जाओ। तो देखिएगा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वाटर स्टोर टू ग्रेट हाइट्स इन डैम्स। तो डैम्स आप जानते होंगे कि डैम्स जो होते हैं, डैम्स में क्या करते हैं कि ऊंचाई पर, ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही डैम्स बनाए जाते हैं। तो वहाँ से जो नदी बहकर आती है, वो नदियाँ जो हैं वो छोटे जो ग्राउंड एरियाज़ हैं वहाँ पर वो नदियाँ फ्लो करके जाती हैं। तो वहाँ पर डैम्स लगाकर, यानी कि बैरियर लगा दिया जाता है और वो बैरियर लगाकर उसको, पानी को रोक दिया जाता है। और पानी को जब रोकते हैं तो जब ज़रूरत होती है तो वो जो डैम है, डैम के आगे ना बहुत बड़े बड़े फैंस लगे रहते हैं। तो वो फैंस भी ऐसे होते हैं कि जैसे ये फ़ैन के नॉर्मल ब्लेड है, तो ऐसे नॉर्मल ब्लेड नहीं होंगे, वो चौड़े चौड़े ब्लेड्स होते हैं लोहे के। और उसमें होता क्या है कि जैसे पानी को छोड़ दिया
तो वो पानी जब फ्लो करता है तो वो उन ब्लेड्स पर टच करते हुए ऐसे जाता है। तो जब वो ब्लेड्स पर टच करते हुए लगातार पानी फ्लो होता रहेगा तो नदी का कुछ रुकने का टाइम थोड़ी होता है कि रुक रही है अभी चल रही है, ऐसा नहीं है ना। नदी तो बहती है तो बहती ही रहती है सारी ज़िंदगी, ठीक है। तो वो जब बहती ही जा रही है नदी, और वो बहती बहती कहाँ चली जाएगी, समुद्र तक पहुँचेगी। तो वो जो नदी का जो फ्लो है वो कंटिन्यूअस है, वो कभी रुकने वाला नहीं है। तो उसके आगे अगर आपने टरबाइन लगा दिया, टरबाइन मतलब बहुत बड़े बड़े फैंस हैं, वो अगर आपने लगा दिया तो वो घूमने शुरू हो जाएंगे। और जब वो चीज़ घूमनी शुरू होगी तो उसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करा दिया, आपने बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट वहाँ पर रख दिया, मैग्नेट रख दी, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं, मैग्नेट रख दी परमानेंट। तो परमानेंट मैग्नेट के बीच में अगर कोई भी चीज़ टॉर्क जनरेट कर रही है, घूम रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो है ये भी एक एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी का है। तो पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से कि वो देखी थी वो फिल्म जो अभी आई थी पुष्पा, वो देखी थी ना, इतनी जल्दी नहीं खुलता डैम जितनी जल्दी उन्होंने खोल दिया था और जितनी जल्दी बंद कर दिया था। कि वो इंजीनियर को पकड़ के जा रहा है, उसको पैसा पकड़ा दिया इतना सारा, वो दौड़ रहा है, उसने जाके वो बटन दबाया और वो सब बंद हो गया और चंदन की सारी लकड़ी रुक गई। देखी थी फिल्म, क्या वैसे ही सुन रहे हो? देखी थी, ठीक है। मैंने कहा हिट फिल्म थी ना, शायद सभी ने देखी होगी, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें क्या दिखाया कि उसमें वो जो बैरियर था वो ऐसे 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 आकर बंद हो जाता है। अब पानी पूरा का पूरा पीछे रुक गया नदी का और आगे कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये जो पानी जो रुका हुआ है वो लगातार पुश कर रहा है उसको, वो लगातार उसको पुश कर रहा है। और जब बाढ़ आती है तो कई बार क्या होता है कि जो कच्चे डैम होते हैं ना वो टूट भी जाते हैं जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। तो उत्तराखंड में बहुत बार ये हो भी चुका है, इस साल भी हुआ था। तो आप ये देखिए कि वो है क्या, कि वो जो डैम है वो एक बैरियर है। तो उस बैरियर पर पानी जो है रुका हुआ है, तो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर उसको रिलीज़ कर दिया जाए तो बड़ी तेज़ी से फ्लो करता हुआ जाएगा। तो कोई भी चीज़ जिसको आपने रोक रखा है और वो एकदम से छोड़ दिया जाए तो बहुत तेज़ी से फ्लो करती हुई जाए, तो उसको हम कहते हैं कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। बॉडी रेस्ट में, पानी रेस्ट में है, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे हैं। पहला देखिए, इन अ टॉय कार द वाउंड स्प्रिंग हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, एज द स्प्रिंग इज रिलीज्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हिच मूव्स द टॉय कार। टॉय कार देखी होगी, चाबी भर देते हैं उसमें, घुमाते रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर वो घूमती है ना। और वो घूमती है तो इसका मतलब क्या है, जब हमने चाबी उसके अंदर भर दी तो चाबी भरने के बाद में हम क्या करते हैं, जो उसका व्हील होता है, बचपन के खिलौने याद होंगे ना, उसका जो व्हील होता है उसके व्हील को हम पकड़ देते हैं और पकड़ने के बाद में ज़मीन पर उसको रखते हैं, तब उस व्हील पर से अपना हाथ हटा देते हैं ताकि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम मिले और वो जो गाड़ी है वो बड़ी तेज़ी से जाए। बस फिर खुश हो जाते हैं बच्चे, ठीक। तो अगला देखिएगा, तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल। ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इन अ लोडेड गन द बुलेट इज फायर्ड विद अ लार्ज वेलोसिटी ऑन फायरिंग द गन। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग में, वो जो गन को लोड कर देते हैं तो उसका जो स्प्रिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो स्प्रिंग रिलीज़ हो जाता है, स्प्रिंग रिलीज़ हो जाता है तो वो उसको स्ट्राइक करता है बुलेट को, और बुलेट बड़ी तेज़ी से जाती है। उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 3 टाइप की है। हमको करनी एक ही टाइप है पर तीनों टाइप पढ़नी है, बस सिर्फ पढ़नी है, लेकिन डिटेल में बस एक करनी है, ग्रेविटेशनल वाली। तो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज, 3 कॉमन टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज आर एज फॉलोज। पहली है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन ऑफ 2 बॉडीज विच अट्रैक्ट वन अनदर थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये वो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, इट इज़ एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन ऑफ 2 बॉडीज विच अट्रैक्ट वन अनदर थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 2 बॉडीज़ के बीच में अगर अट्रैक्शन है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा वही सेम आप दे दो, उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अच्छा जी, व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स एंड द कार्स कवर्स डिस्टेंस x बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो देखो पहली चीज़ तो इन्होंने एज्यूम कर लिया कि वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो x है। चलो, अंडर द इफेक्ट ऑफ रिटार्डिंग फोर्स देन हाफ mv² इज इक्वल टू fx। ठीक है, इन्होंने काइनेटिक एनर्जी को ले लिया, हाफ mv² इज इक्वल टू fx। ठीक है, यहाँ पर भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई गई है, मैं उसे अभी एक्सप्लेन करूँगा। हाँ नहीं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में काइनेटिक एनर्जी तो थी, इन्होंने वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करा है। आप ये देखिए इन्होंने क्या करा है कि रिटार्डिंग फोर्स हाफ mv² इज इक्वल टू fx, ये करा है, और फिर x इज इक्वल टू है mv²/2f, ये करके इन्होंने x निकाल लिया मास की टर्म्स में, v की टर्म्स में और f की टर्म्स में, और ये तीनों ही चीज़ें इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी। इसका मतलब क्वेश्चन अधूरा है, सर ने अज्यूम करके करा है ना। अब आगे चलते हैं। फिर जो r है
बट व्हेन ही टेक्स द टर्न आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एफ, ठीक है। तो ये जो टर्न जो ये ले रहे हैं उसमें ये रेडियस निकाल रहे हैं, रेडियस निकाल रहे हैं यानी कि ये सर्कुलर मोशन वाला जो रेडियस है, कि अगर हमने टर्न ले लिया तो रेडियस निकाल कर दिखा रहे हैं। इट इज़ क्लियर दैट x इज इक्वल टू r by 2, दैट इज बाय द सेम रिटार्डिंग फोर्स द कार कैन बी स्टॉप्ड इन अ लेस डिस्टेंस इफ द ड्राइवर अप्लाई ब्रेक्स। द रिटार्डिंग फोर्स इज एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। r इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन f। सर बैंक में और पढ़ा है ये क्वेश्चन देंगे। ये जो है ये आया नहीं समझ में, ना बताओ। इन्होंने ये कहा कि उसको ब्रेक लगानी चाहिए या शार्पली टर्न ले लेना चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये है द कार कवर्स डिस्टेंस x बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो जो ये s है, s कितना हो गया x, s हो गया x। उसके बाद वो बोल रहे हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ रिटार्डिंग फोर्स, जो f है उसको f ले लिया इन्होंने, रिटार्डिंग फोर्स है ये। रिटार्डिंग फोर्स यानी कि हमने एक केस लिया कि हम उसको रोकना चाहते हैं, ब्रेक लगाना चाहते हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि जब वो रुक रहा है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम, और जो u है, u को चलिए u ही मान लिया, इन्होंने u को भी मान रखा, हम u मान रहे हैं उसको। अच्छा, तो AF फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रिटार्डिंग फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट, की कितनी दूरी तक वो ट्रैवल करके रुक रहा है, Fx। ये हो गया। अब क्या है, ये जो kf है यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। इसको लिख देंगे हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू fx। ये तो 0 हो गया, माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू fx। यहाँ से ये जो x है ये mv स्क्वायर अपॉन 2f के इक्वल आ गया। अब जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, मुझे ये नहीं पता कि ये जो x है ये d से बड़ा है, ये d के इक्वल है या d से छोटा है। सर माइनस हाँ चलो माइनस माइनस आता है, ठीक है। माइनस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि जो फोर्स है वो रिटार्डिंग फोर्स है, रोकने वाली फोर्स है। लेकिन जब मैं x यानी कि डिस्टेंस की बात करता हूँ तो मैं फिर उसमें नेगेटिव नहीं लगाता, तो इसलिए mv स्क्वायर अपॉन 2f लिख दिया था। सर f की वैल्यू डालें या डाल दें, आंसर पड़ जाएगा। क्या f के f ही लिया है, f की कोई वैल्यू नहीं हाँ सर x अगर ले जाओ तो फिर वो हो जाएगा। है। x की क्या वैल्यू है? f की x अगर ले जाएंगे तो माइनस हाफ m स्क्वायर अपॉन x आ जाएगा, कुछ करके। f की वैल्यू क्या है? हाफ mu स्क्वायर अपॉन x। क्या कह रहे हो? पहले तो तुम बताओ फिर तुम बताओ। शुभ नाम तो पिछले साल लेकर आए। सुन लो, बताओ तुम। क्या है कि ये जो x है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया है ना। अब उसमें नेगेटिव लगाना ज़रूरी नहीं है, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से ये चीज़ करी है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये वर्क डन आ गया हमारे पास। अब जो ये x आया है ना, अगेन ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो प्रूव करके दिखा रखा है वो प्रूव करके दिखाना एब्सर्ड है। एब्सर्ड मतलब बकवास है, ठीक है। उस चीज़ को मैं इस वजह से इतने कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को डेटा नहीं दे रखा है यहाँ पर कुछ भी। अगेन रीज़न क्या है कि हमको ना डेटा के नाम पर एक चीज़ दे रखी है d, तो मैंने डिस्टेंस निकाल लिया कि इतने डिस्टेंस में ब्रेक लगा रहे हैं हम, और रिटार्डिंग फोर्स f है, वो f कितनी है यही तो नहीं पता, ठीक है। बस इतना जरूर है कि हम उसको रोकना चाह रहे हैं।
तो क्या है कि मुझे ये पता है कि मैं यहाँ पर चल रहा हूँ और मुझे सामने डी डिस्टेंस पर एक बॉल दिखाई दे रही है। अच्छा, मैंने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाने पर मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, इतना। तो वो डिस्टेंस जो मैंने ट्रैवल करा वो डी से अगर ज़्यादा हुआ तो मैं ठुक गया, ठीक है ना। और अगर वो डी के इक्वल हुआ तो बिल्कुल टच करके रुक गया, टक्कर नहीं लगी, चोट नहीं लगी। हाँ, डी से कम है तो फिर मैं सेफ हूँ, ठीक है। तो कुछ तो डेटा दे रखा हो, हाँ, क्योंकि ये MCQ है, MCQ में कभी भी सॉल्यूशन आपसे पूछा नहीं जाता, तो आप उसमें ब्रेक शार्पली बोलेंगे कि भाई ब्रेक अगर आप शार्पली कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप गिर जाओगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप गिर जाओगे, लेकिन इतना है कि आप उसकी टक्कर से बच जाओगे, आप उसकी टक्कर से बच जाओगे। अच्छा, जो दूसरा वाला ऑप्शन है बी, उसमें बोला है कि टर्न शार्पली, तो टर्न शार्पली वो किसी भी सूरत में वो अप्लाई नहीं करा जा सकता, क्योंकि अगर हम शार्पली टर्न ले रहे हैं तो भाई फिर तो गिरेंगे ही गिरेंगे। अगर हम शार्पली ब्रेक लगा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने थोड़ा ना शार्पली भी लगाया लेकिन संभल कर लगाया, तो हम गिरे नहीं उसमें। लेकिन आप कितना भी संभल कर आप शार्प टर्न मार दें, अगर आप साइकिल पर बहुत धीमी स्पीड से भी चल रहे हैं और घुमा दें हैंडल ऐसे, तो गिरोगे ही गिरोगे। तो वो शार्प टर्न उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। बस ब्रेक शार्पली इसका सही आंसर है, बाकी सारी चीज़ें असम्पशन बेस्ड हैं। और उसमें भी क्लियर इन्होंने बता नहीं रखा, इन्होंने एक्स निकाल लिया और फिर ये कह रहे हैं कि बाय द सेम रिटार्डिंग फोर्स द कार कैन बी स्टॉप्ड इन अ लेस डिस्टेंस। नहीं है ऐसा, ठीक है ना। देख लेना उन्होंने जो दिया था, एक बार वो भी दिखा दें। चलो जी, मैं अब अगला देखता हूँ इसमें कि जैसे हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को उठाया, ऑब्जेक्ट को उठाकर बिल्डिंग की छत पर ले गए और बिल्डिंग की छत पर हमने बिल्कुल कोने में उसको रख दिया कि बस एक हल्के से इशारे से वो चीज़ गिर जाएगी। तो उस टाइम उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये दूसरी टाइप है। तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है इसमें इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक और स्प्रिंग लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इलास्टिक जैसा या स्प्रिंग जैसा अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इलास्टिक जैसा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जैसे कि वही तीर कमान या फिर बुलेट, उसको हमने खींच रखा है, यानी कि हमने उसको एक्सटेंड कर रखा है, एक्सटेंड कर दिया, हम उसको छोड़ेंगे तो वो जो एरो है वो बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और तीसरा जो है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होता है कि दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हमने रख रखे हैं, ये वो चीज़ है जो आपने 10th में पढ़ी थी और यहाँ नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में आप 12th में करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर और एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दोनों जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इनके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी जो भरी हुई है, जो नेगेटिव, जो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है। तीनों तरीके की पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है। चलिए जी, अगला देखते हैं एक्सप्रेशन। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by the body by virtue of its position above the surface of earth। तो सरफेस ऑफ अर्थ से मतलब हमने थोड़ी सी ऊंचाई पर अगर किसी चीज़ को रख रखा है, तो वहाँ से अगर हम उस जगह पर अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर एनर्जी किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से। कोई भी चीज़ है अगर उसको ऊपर से छोड़ दिया जाए तो उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तभी उसके अंदर इतनी एनर्जी है, नहीं तो नहीं होती, ठीक। अब इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो एक्सप्रेशन क्या होता है वो देखिएगा। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम लाइंग ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एज शोन, lying on the surface of earth as shown, let g be the acceleration due to gravity at this place। तो हमने ये कहा अर्थ की सरफेस पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, और इसका ऑब्जेक्ट का मास m है, तो हम ये कहेंगे इस पर इसका
इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो वेट क्या हो गया mg, ठीक है, mg इसका वेट होता है, तो वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। हमने कहा कि इस पोजीशन, ये वाली जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हमने 0 दिया, फिर हम थोड़ा सा ऊंचाई पर इसको ऑब्जेक्ट को लेकर गए, तो जितनी हाइट पर हम उसको लेकर गए हैं वो हाइट हो गई h, ठीक है, h हाइट तक हम उसको ऑब्जेक्ट को लेकर गए। और लेट g बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस प्लेस। अब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। g की वैल्यू हमको मालूम है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, अगर 10 दे रखी है तो 10 ले लेते हैं, ठीक। फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द बॉडी अप विद जीरो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। तो आपको इसको उठाने के लिए कितना वेट लगाना पड़ेगा, आप ये कहेंगे कितना वेट लगाना पड़ेगा, मतलब कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, आपको इसके खुद के वेट के बराबर ही फोर्स लगानी पड़ेगी इसको लिफ्ट अप करने के लिए। तो आप ये कहेंगे कि फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द बॉडी विद जीरो एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द बॉडी जीरो एक्सेलरेशन, उसको F बोल दीजिए, वो हो गया m इंटू जी। फिर हम ये कहेंगे कि हम कितनी हाइट तक इसको लेकर गए, h हाइट तक लेकर गए, तो वर्क डन ऑन द बॉडी इन रेजिंग इट थ्रू हाइट h। तो अगर हम इसको हाइट h तक रेज करते हैं तो इस तक पॉइंट B तक पहुंचाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, F इंटू h। तो F कितना हो गया mg, ये हो गया h, mgh। अच्छा, उसके बाद आप ये कहेंगे दिस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज स्टोर्ड एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ द बॉडी। तो जब भी कभी हम ये कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम एक पर्टिकुलर हाइट तक लेकर गए, तो एक ना रूल होता है, कंजर्वेशन का एक रूल होता है, ये जो एनर्जी है, एनर्जी कंजर्वेटिव होती है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हमने जो एनर्जी लगाई एक ऑब्जेक्ट को उठाकर और एक हाइट तक ले जाने में, वो एनर्जी ही उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाती है एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये कहेंगे हमने यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ काम करा है, जो वर्क डन करा है, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ही हम U बोल देते हैं, U थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, U इज इक्वल टू mgh। तो नेक्स्ट लाइन में वही लिखा हुआ है कि दिस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी is stored as the gravitational potential energy u of the body, u is equal to mgh, ठीक है। तो बस इतना सा, ये छोटा सा इसका रिलेशन होता है। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था, जो डेरिवेशन था, ऐसा इसका कोई बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं है। एक तो फोर्स बता देना है, उस बॉडी को लिफ्ट अप करने में आपको फोर्स कितना लगाना पड़ा, और हाइट x तक पहुंचाने में वर्क डन कितना करना पड़ा। फिर एक लाइन लिख देनी है कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्या होती है mgh, ठीक है ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है mg, डिस्प्लेसमेंट क्या है h, ये हो याद रहेगा, ठीक है। चलिए जी अगला देखते हैं। पानी क्या अभी ला, उसके बाद अगला देखते हैं जरा, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स अच्छा, स्कूल में कहाँ तक करा दिया तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ तो अभी वो स्टार्ट हुआ है, नाम तो होगा लॉस ऑफ तुम्हारे यहाँ प्रैक्टिकल प्रोसेस। फर्स्ट बुक खत्म हो गई तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है? वही करा देंगे फर्स्ट बुक कंप्लीट।
चलिए जी, अब देखते हैं जरा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में है अ फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स होती है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस एक ऑब्जेक्ट को जैसे मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो हमने कहा कि एक फोर्स हमने लगाया उसको यहाँ तक पहुँचा दिया और दूसरी फोर्स हमने लगा के उसको यहाँ पर पहुँचाया। तो हमने ये कहा कि चाहे मैं इधर वाली फोर्स की बात करूँ या इधर वाली फोर्स की बात करूँ, तो ये दोनों फोर्सेस अगर एंड पॉइंट सेम है तो वो कंजर्वेटिव रहेगी। कंजर्वेटिव यानी कि वो फोर्सेस सेम रहेगी। तो जब कोई भी फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ उसके एंड पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, तो हम ऐसी फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा इसका एग्जांपल लेकर जरा ध्यान से समझते हैं इसको। तो इसमें क्या है, सपोज अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी आइदर अलोंग पाथ 1 और पाथ 2 एज शोन इन फिगर ए। If a conservative force F acts on the particle, then the work done on the particle is same along the two paths. तो हमने क्या करा कि हमने दो अलग अलग पाथ बना लिए, एक पॉइंट ले लिया A और एक पॉइंट ले लिया B। ए और बी, ये दो पॉइंट्स ले लिए। तो हमने यहाँ पर ये कहा ये फिगर ए है, तो सपोज अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी आइदर अलोंग पाथ 1, या तो पाथ 1 के थ्रू उसको ले जाओ ए से बी तक, या पाथ 2 के अलोंग आप उसको ले जाइए ए से बी तक। इफ अ कंजर्वेटिव फोर्स F acts on the particle, then the work done on the particle is same along the two paths। तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव लग रही है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने वाला जो वर्क डन है या यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने वाला जो वर्क डन है वो दोनों के दोनों सेम है। ठीक है ना, कंजर्वेटिव फोर्स का काम यही होता है कि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता और उसका जो वर्क डन है वो हमेशा सेम होता है, चाहे आप किसी भी पाथ से चलें। ठीक है, अच्छा अब इसको दूसरे तरीके से देखेंगे। देखिए फिर अगला जो है ये बोल रहे हैं मैथमेटिकली WAB along path 1। along path 1 is equal to WAB along path 2। और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ऐसा फोर्स जिसमें वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता, पाथ 1 के थ्रू आप जाइए तो भी वर्क डन सेम आएगा, पाथ 2 के थ्रू आप जाइए तो भी वर्क डन सेम आएगा। ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोल देते हैं। फिर दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या है, नाउ सपोज द पार्टिकल मूव्स इन अ राउंड ट्रिप। अब मान लीजिए कि वो जो पार्टिकल है वो एक राउंड ट्रिप लगाता है, मतलब ए से बी तक जाता है और फिर बी से ए तक आता है। मूव्स इन अ राउंड ट्रिप फ्रॉम पॉइंट ए टू बी along path 1 then back to point A along path 2 as shown in figure B। तो हमने बिल्कुल सेम यही फिगर बना दी थी। इधर हो गया A, इधर हो गया B, तो ये हो गया हमारे लिए पाथ 1। और ये हो गया पाथ 2। तो पहले क्या था कि वो A से B तक जा रहा था पाथ 1 से, ए से बी तक जा रहा था पाथ 2 से। अब क्या है कि ए से बी तक जा रहा है वो पाथ 1 से और फिर बी से ए तक आ रहा है पाथ 2 से, ये है। अच्छा तो वर्क डन ऑन द पार्टिकल अलोंग द पाथ 2 फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, वर्क डन ऑन द पार्टिकल अलोंग द पाथ 2, वर्क डन ऑन द पार्टिकल अलोंग द पाथ 2 फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, या उसको पूरा लिख ही लीजिए,
A to B is equal to negative of work done on the particle along path 2 from B to A, यानी कि WAB along path 2 is equal to negative of WAB, negative of WB is along path 2। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये वही चीज़ है कि जैसे हमारा एक वेक्टर होता है ना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जाने वाला वेक्टर है, तो इसको हम ए वेक्टर बोल देंगे अगर एरो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। और अगर कोई कहें कि नहीं यहाँ से यहाँ आपको दिखाना है और ये वेक्टर को दिखाना है, तो आप उसको नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर दिखा देंगे। ऐसा ही होता है ना कि अगर एक वेक्टर यहाँ से यहाँ है, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो 1 से 2 अगर किसी वेक्टर को दिखाना है तो ये वेक्टर दिखाएंगे। लेकिन अगर कोई बोले कि 2 से 1 वाला आपको वेक्टर दिखाना है, तो आप उसको माइनस ऑफ ए वेक्टर बोल देंगे। तो ये वही चीज़ है कि अगर मेरे को ए से बी वाला वर्क डन दिखाना है, तो मैं उसको नेगेटिव ऑफ बी से ए वाला वर्क डन दिखा दूंगा। ए से बी वाला वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी से ए वाला वर्क डन। समझ गए? WAB इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ WBA, ये वो चीज़ है बस। ठीक, अच्छा आगे चलिए जरा। तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, फिर कहेंगे कि अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की बात करने लगे, तो इक्वेशन 1 में क्या था कि WAB along path 2 ये भी WAB along path 2 के इक्वल है और ये भी WAB along path 2 के इक्वल है। इसका मतलब WAB along path 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, यानी कि दोनों को कंपेयर कर दिया। तो WAB along path 1 ये भी WAB along path 2 के इक्वल है और माइनस WB along path 2 ये भी WAB along path 2 के इक्वल है। तो दोनों को कंपेयर कर दिया तो हो जाएगा WAB along path 1 is equal to minus WBA along path 2। फिर इसको कर ले आओ, तो WAB along path 1 plus WBA along path 2 is equal to 0। और WAB along path 1 plus WBA along path 2 is equal to 0 और W of closed path is equal to 0। ये क्लोज्ड पाथ में जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। क्या हुआ कि WAB along path 1 तो WAB along path 1, ठीक है, प्लस WBA along path 2 तो प्लस WBA along path 2, इन दोनों का सम 0 के बराबर आ रहा है। तो एक क्लोज्ड पाथ में जो वर्क डन है वो हमेशा 0 है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स में ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि ये आप बताइए। ठीक है, अच्छा जी, hence force is conservative if the work done by the force in moving a particle around any closed path is 0। तो अगर अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ वर्क डन जो है वो 0 होता है, तो हम ये कहेंगे कि वो फोर्स कंजर्वेटिव ही रही होगी, तभी उसका वर्क डन जो है वो 0 के बराबर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। अच्छा, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको ये प्रूव करके दिखाना है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब आपको ये बताना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होती है, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो देखिएगा, सपोज अ बॉडी ऑफ मास m is raised to a height h vertically upwards from position A to B, the work done against gravity is। तो हमने दो अलग अलग फिगर दिखा दी यहाँ पर।
करके ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। इसको हम यहाँ ले गए, बी पॉइंट तक, हाइट हो गई h, ये है फिगर ए। तो इसमें जो वर्क डन है वो कैसे निकलेगा, एम जी इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, एम जी इंटू ए बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस हो गया एम जी एच के बराबर, W इज इक्वल टू एम जी एच। उसके बाद ये कहते हैं नाउ सपोज द बॉडी इज टेकन फ्रॉम पोजीशन ए टू बी अलोंग द पाथ ए सी डी ई बी, है ना। तो जो फिगर बी है, फिगर बी में कुछ इस तरह से करा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ये पॉइंट है ए, ये है सी, ये है डी, और फाइनली ये यहाँ ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो h है। तो इसमें ये है कि भाई हम ये कहेंगे कि ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल पाथ सी डी एंड ई बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन इज जीरो। वर्क डन जीरो कैसे हो जाएगा वो देखिएगा। हम ऐसा करेंगे कि जब यहाँ से निकालेंगे ना फिगर बी के केस में, जब इस केस में मैं वर्क डन निकालूंगा, मेरा वर्क डन कैसे निकलेगा, डब्ल्यू ए सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ई और प्लस डब्ल्यू ई बी। वर्क डन कैसे निकलता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम बोल देते हैं, लेकिन बीच में थीटा भी तो होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है। तो आप ये देखिएगा ये फोर्स भी हम ऐसे लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो जीरो है। तो एफ एस कॉस जीरो, ठीक, तो एफ एस कॉस जीरो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम जी मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी, ये तो फोर्स हो गया, ठीक है। एम जी इंटू डिस्टेंस कितना, ए सी, एम जी इंटू ए सी, ये हो गया, ठीक। फिर जब डब्ल्यू सी डी की बात करेंगे तो डब्ल्यू सी डी में क्या है कि डब्ल्यू सी डी में आप फोर्स तो लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, सॉरी फोर्स तो आपका इस डायरेक्शन में है जो आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, उसको होल्ड करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स तो आपका इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स आपका अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। अगर मैं ये कहता हूँ कि फोर्स का मतलब सिर्फ मूवमेंट नहीं है, हमने अगर एक सूटकेस भी उठा रखा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमने उस पर फोर्स लगा रखा है किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि छोड़ देंगे वो तो सीधा नीचे गिरेगा। तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर उठा रखा है, यानी कि फोर्स तो हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रखा है और उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो जब 90 डिग्री का एंगल है तो cos 90 डिग्री कितना होता है, जीरो, ठीक है। तो इधर हम क्या बोल देंगे, जी इंटू, तो फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है, सी डी, और साथ में cos 90 डिग्री, तो ये जीरो हो जाएगा, ये फोर्स हो गया, ये एफ एस cos थीटा, एफ एस cos थीटा। फायदे से मेरे को यहाँ पर भी cos जीरो लिखना चाहिए, ठीक है, हाँ, तो cos जीरो बन जाएगा, प्लस फिर हम डी से ई तक जा रहे हैं, हमारा फोर्स तो वही है एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी ई, एम जी इंटू डी ई और cos जीरो। क्यों, क्योंकि फोर्स तो हमने ऊपर की तरफ लगा ही रखा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी है ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, जीरो, ठीक है। तो cos जीरो बन होता है, यहाँ पर भी cos जीरो लिखना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं, मेंशन कर cos जीरो। और जो लास्ट वाला है ई से बी तक, तो इसको क्या बोलेंगे, एम जी इंटू ई बी और cos 90 डिग्री। तो ये बचेगा केवल एम जी इंटू ए सी, ये पूरा जीरो, ये वाला पूरा जीरो, एम जी इंटू डी ई, एम जी ले लिया कॉमन,
ब्रैकेट में AC प्लस DE, तो AC प्लस DE टोटल कितना हो गया H। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कंजर्वेटिव होती है कि अगर आपने सीधा आप चले गए, मतलब सीधा आपने पाथ ले लिया तो भी वर्क डन उतना ही आ रहा है, और आप टेढ़ा मेढ़ा पाथ लिया कि इधर गए इधर गए इधर गए और फिर इधर घूम कर आ गए, तो आपने टेढ़ा मेढ़ा पाथ भी ले लिया तो वो पाथ पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपका कंजर्वेटिव है, ठीक है ना। तो उसमें आप ये देखिए कि दोनों ही केसेस में हमारा वर्क डन सेम आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको कंजर्वेटिव बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए जितना कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चाबी ले जाना है आपसे।